25वें घंटे भ्रष्टाचार का नाम लोग भूल जाएंगे। क्यों कहा? क्योंकि नियत वैसी होगी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। तो जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा विकास के काम रहो सब में राज्य सरकार रोड़ा अटकाई दिया। हम दिल्ली से कांग्रेस का सरकार बाद नीतीश जी का निगाह ही बदल गया। वो उनके चमचों ने समझा दिया कि आप प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आप मुख्यमंत्री के लायक थोड़ी। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। उदय बाबू, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मनीष, तुम्हारे साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है और तुमको बढ़ते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा पहला सवाल है, फुल देसी बात करे छो, लोग देसी में तो राय सुनल खो, हम अपने फेसबुक पेज पर भी डालिए। अपना कही छिए कि जब हम 2004 में सांसद छलिए, ओकर बाद 10 साल बाद यहाँ अलिए, कुछ आँख में लग गए कि विकास रुक गए, एनो कारण कहना। 2004 में जब आयल रहे मनीष यहाँ, तब खास करके रुपौली और धमदाहा क्षेत्र के लोग चंबल के घाटी कह रहे। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहे। कोई भी व्यक्ति सूर्य ढले के बाद हिम्मत भी नहीं करे रहे, सोचबो नहीं करे रहे कि कहीं चौक पर जेते या चौराहा पर जेते, क्योंकि शायद तो बहुत बच्चा है वह, लेकिन एक तरफ लिबरेशन आर्मी, एक तरफ फैजान, एक तरफ घुड़सवार, AK-47, सड़क रहन नहीं, पुलिस कहीं पहुँच नहीं सके रहे। तो अब पुलिस अंठेबो करे रहे कि नहीं जाए के छे ओकरा वहाँ कथिल जेते गोली खाए ला। ये सब परिस्थिति में जब एलियन तो करीब 15-20 दिन, एक महीना तो बुझेबे नहीं कल के करिए की। तो एक तरफ के लोग तो पहचान जान के रहे, जना लिबरेशन के बहुत लोग छे जो जान पहचान के, कोई चाचा, कोई भाई, कोई मामा कहे वाला, तो ओकरा आर के तो रोक लिए कि तुम लोग ये सब बंद करो और ये हथियार फथियार उठाना बंद करो। फिर दूसरों तरफ के में अवधेश मंडल जो छन बीमा भारती जी के पति, फिर मोजम पट्टी के तरफ के लोग, बहुत तरह के लोग जो उस समय में वो काम करे रहे जरा हमरा आर के कह सके छी कि असामाजिक काम है। तो खैर लोग के सहयोग हमरा मन बहुत मिल रहा और पुलिस प्रशासन के भी सहयोग बहुत मिल रहा। और दिल्ली में कांग्रेस का सरकार रहन तो ये बात हम जरूर कह सके छियन कि हम बीजेपी के सांसद रहियन, कांग्रेस का सरकार रहन, लेकिन उस सब भी दिल खोल के मदद कल के। और यहाँ एक कुछ दिन के बाद, शुरू में तुरंत नहीं भेल रहन, लेकिन कुछ दिन के बाद जब विकास के काम शुरू भए गए, सड़क तड़क बनना शुरू भए गए आ कानून व्यवस्था कंट्रोल भए गए, तो लोग के विश्वास है लागले कि नहीं अब सांस ले सके छे लोग। और समय बीतल गए, हमरा समझ से 2007-8 आबैत रुपौली के लोग भूले लागले कि यहाँ कहियो अशांति भी रहे, एते शांत भए गए। और एकरा ले हम अपना के श्रेय नहीं दै छियन, एकरा ले हम यहाँ के जनता के श्रेय दै छियन कि इतना सहयोग कलकै कि जेकर कोई हिसाब नहीं। परिणाम स्वरूप पूरे पूर्णिया में ये वातावरण फैल रहे कि भाई अब गुंडों का राज नहीं है, बदमाशी नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल का चोरी नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, अपहरण नहीं होगा। जो नहीं माने वाला रहे ओकर 2-4-10 गो के इनकाउंटर भी भेले पुलिस के साथ, क्या कि जो SP रहे वो ओकरा से हम इतने कहने रहिए कि आप क्राइम कंट्रोल कीजिए, हम आपके पीठ पर हैं, आप पर कोई तरह का आपको परेशानी नहीं होगा, ना आपका ट्रांसफ़र, ना कुछ। तो बहुत बढ़िया से काम कल कौन, कानून व्यवस्था ठीक भए गलो तो विकास शुरू भए गलो, लोग के अपन रोजी रोटी सूझे लागले। तोरा एगो उदाहरण दे छो, उस समय केला के खेती बहुत है, तोहर इलाका रुपौली आर तो बहुत ज़्यादा है। तो केला वाला के लोग किसान कह रहे कि हमरा आर के ट्रक लाबे में यहाँ क्या कि टूटल रोड है, 5,000 रुपया किराया ज़्यादा लगे छे, और जब केला पर लाद दै छियै वो कुर्सेला पहुँचे तो केला दागी भए जाइ छै, तो हमरा 5-10 हज़ार रुपया कि हर केला में नुकसान भए छै कलकत्ता मंडी में।
तो सड़क बने के कारण ओकरा हर ट्रक पर, अब तो सोच के देखो अगर हिसाब लगाबो, हर ट्रक पर ओकरा करीब करीब 10,000 रुपया का अधिक लाभ, अधिकांश लाभ है लगले। तब हजारों ट्रक केला यहाँ से जाए रहो तो सोचो कि किसान के कितना लाभ भेल तो। एक अलावे जहाँ सड़क बनलो, अच्छा सड़क बनलो, तो सड़क किनारे जितना जमीन रहोन ओकर कीमत बढ़ गलोन, वहाँ लोग दुकान खोल लेलकन, छोटा छोटा वाहन जना ई टेम्पो छन, पहले तो टोटो नहीं रहन लेकिन टेम्पो रहन, तो टेम्पो और गाँव आर जाए लगले, यातायात की सुविधा भै गए। एक माहौल बनले कि अब पूर्णिया में वो पूर्णिया नहीं है, एक पूर्णिया में विकास होगा। चले रहे बहुत बढ़िया। 2007-8 में यहाँ बाढ़ आबि गए। हम तोरा शुरुआत बताबे छो। 2007-8 में बाढ़ आबि गए, तो बाढ़ आबि गए तो ओहिमे सरकार के ठीक है जे गलती हुए नहीं हुए, लेकिन सरकार के राहत आवे में तो समय लगते। NDRF हेते, फलाना हेते, ढिमकाना हेते। तब हम पूर्णिया में रहिए तो हर जगह से, नवगछिया से हुए, भागलपुर से हुए, जहाँ से हुए, बड़का बड़का नाव मंगवाए के मधेपुरा के लोग, सुपौल के लोग, सहरसा के लोग, जहाँ जहाँ के लोग त्रस्त रहे, पानि से घिरल रहे, ओकरा आर के राहत कार्य करवाए के यहाँ शिविर खोलवाए के, जो शिविर मैंने सामाजिक रूप से खुलले, हम ही तो नहीं खोलिए, सामाजिक रूप से बहुत शिविर खुलले, बहुत लोग के। तो जब नीतीश जी चीज़ के देखलखिन तो हमरा पहला बार महसूस भेले कि नीतीश जी की पसंद नहीं अले। कह रे एक लोकल सांसद इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जकरा मुँह से सुनती हो कहें उस टाइम में कहते पबुआ बचाई दिल के, पबुआ बचाई दिल के, पबुआ बचाई दिल के। अरे हमें की बचाई देवे, भगवान बचाई दिल के, लेकिन हमें तत्पर बह के वो काम के कह दिलिए। नीतीश बाबू के हमरा मन में, हमरा सब मन में ही बह गए कि आदमी ऐसा नहीं हो कि आगे चल के ही बहुत बड़ा हो जाए। खैर हमें चीज़ पर ध्यान नहीं दिलिए, लेकिन ओकर बाद हमर जितना विकास के काम रहोन सब में राज्य सरकार रोड़ा अटकाई दिया। हम दिल्ली से कांग्रेस का सरकार से वो काम कराए के लाभी है, और नीतीश जी यहाँ ओकरा रोड़ा अटकाए दे। बिजली कहिए तो कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, फलना लगे तो फलना चीज़ नहीं है। ये एगो गांव में जो स्कूल छौन, कहलिए कि शाम को तो स्कूल में कोई नहीं रहता है, और गांव में हर बच्चा जो ट्यूशन लेता है अपने घर में एक डिबिया जला के, माँ बाप, गरीब माँ बाप उसको पैसा देता है, तो हम ये इंतज़ाम कर देते हैं, आप खाली हमको ये परमिशन दे दीजिए कि स्कूल की हम को इस्तेमाल कर सकते हैं शाम को, कि वहाँ पर ट्यूशन देने के लिए आ जाएगा। तो सामूहिक ढंग से बच्चे आ जाएंगे अभिभावक के साथ, एक मास्टर रहेगा बढ़िया, पढ़ा देगा, कोई गणित पढ़ा देगा, कोई विज्ञान पढ़ा देगा, कोई हिंदी पढ़ा देगा। तो इस तरह से सब लोगों का पैसा भी कम लगेगा और एक शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़ेगी। मना कर दिया, कहा नहीं दे सकता, मत दो। तो हर चीज़ में देखा कि नीतीश जी, लेकिन एक चीज़ तब भी चल रहा था, अफसरशाही बढ़ी थी लेकिन हावी नहीं हुआ था लोगों पर, और भ्रष्टाचार में कमी आई थी। और पूर्णिया में मेरे व्यवहार के कारण अफसरों में एक, गलत होगा भय कहना, लेकिन ये ज़रूर एक उनमें दिमाग में आ गया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, इसलिए लोग कहने लगे कि अब ओई तरह से हमरा आर के नहीं नोचे छे, ओई तरह के व्यवहार नहीं करे छे। बहुत अच्छा। 2009 में चुनाव हुआ, 2004 का चुनाव तो हम कम मतों से जीते थे, 2009 का चुनाव हम बिहार में सर्वाधिक मतों से जीते, या शायद हमसे 200-400 वोट शत्रुघ्न जी का या लल्लन जी का ज़्यादा था, हमको ठीक याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोटों से जीते थे। उसके बाद नीतीश जी का निगाह ही बदल गया। वो उनके चमचों ने समझा दिया कि आप प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आप मुख्यमंत्री के लायक थोड़े हैं, आप तो भारत रत्न आपको मिलना चाहिए, आपको बनना चाहिए। उनको भी ये विश्वास हो गया। अब लोग का क्या करें, जब जिसको जो दिमाग में रहता है वो रहता है कि हम प्रधानमंत्री लायक हैं, तो वो अपना शुरू कर दिए वो प्रधानमंत्री वाला अभियान। बिहार धीरे धीरे नीचे जाने लगा, और जो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, अफसरशाही जिस कुछ ठीक हुआ था वो सब गिरने लग गया। 2011 आते आते हम बड़ी परेशान हो गए, और 2012 में तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि हम सोचे कि अब नीतीश जी के खिलाफ हमको मोर्चा खोलना ही पड़ेगा। हालांकि हम NDA के ही सांसद थे, तो हमने एक बहुत बड़ी सभा की यहाँ। हम उस समय बहुत बच्चे हो गए, उसका नाम था वेदना प्रदर्शन।
आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिया में उतनी बड़ी सभा, उतना बड़ा प्रदर्शन कभी हुआ नहीं होगा। लाखों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, सब के सब हर जगह से यहाँ आकर, और हमने मांग इतना ही रखा था कि हम आपको अच्छा नेता मानते हैं। उसमें सुशील मोदी जी जीवित थे कि हम आप दोनों को अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन आप अच्छे हैं तो ऐसा निज़ाम क्यों दिया हुआ है कि हम सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं ना, छोटे मन के लोग, छोटे दिल के लोग, उनको ये बात व्यक्तिगत लग गई कि मैंने उनका विरोध किया है, किसी को हिम्मत नहीं हुई, मुझे क्यों हिम्मत हुई। अरे मैंने वोट लिया है या नमक खाया है अपनी जनता का, तो मैं जनता की बात नहीं करूंगा तो मैं नेता की बात कैसे करूंगा। ये जो मैं कह रहा हूं, इस बात को लोग ध्यान से सुने। नेता या जनप्रतिनिधि जब नेता की बात सुनने लगता है, तब उसकी जनता जो है वो त्रस्त हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ सुनने वाला ही नहीं है। जनप्रतिनिधि का मुख्य काम है अपने लोगों की शिकायत को सुनकर उस पर एक्शन करवाए। एक्शन कैसे करवाए? अपने नेता को बोले, अपने सरकार को बोले, नहीं सरकार में विपक्ष में तो विपक्ष के हैसियत से बोले। लेकिन अधिकांश, और ये सभी पार्टियों में ये बीमारी फैल गई है कि अधिकांश जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जीतते जनता के वोट पे हैं और उसका श्रेय अपने नेता को देने लगते हैं, गुणगान अपने नेता का करने लगते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि देखिए कितने आप ये हैं, कृतज्ञ हैं कि आपको नीतीश जी ने जिताया और आप नीतीश जी के खिलाफ कर रहे हैं। मैं कहना, हम नीतीश जी के आभारी हैं कि वो मेरे चुनाव में आए, मेरे लिए प्रचार किया, हम सदा आभारी रहेंगे। लेकिन जिताया तो मेरी जनता ने है, जिताया नीतीश कुमार जी ने या किसी नेता ने नहीं है। खैर वो बात चलती रही। फिर 2014 में चुनाव आया तो ये इन्होंने पूर्णिया में ही कैंप कर गए। अब एक मुख्यमंत्री कैंप कर जाए कि एक सांसद को हराना है, कौन सी बड़ी बात है। हार गया मैं तो हार गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 14 के बाद आज तक लगातार जो सांसद बने, हर उस चीज़ से दिलचस्पी छोड़ दिया जो मैंने 2004 और 14 के बीच में किया था। कानून व्यवस्था खराब हो गई, आपस में जातियों के बीच जो समरसता कायम हुई थी खराब हो गया, जो भी भाईचारे की एक बदलाव की तरफ, विकास की तरफ लोगों की रुचि थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे चला गया, अफसरशाही चरम पे चला गया। तो आज जो जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि मैंने लोगों से कहा कि की हाल कर ले लो अपन, वो इसका मतलब यही था कि यार 14 तक बढ़िया तो चल रहे थे, ये नहीं था कि सब कुछ हो गया था, लेकिन ट्रैक पर चले गए थे। 10 साल और रहते, पूर्णिया की शक्ल बदल जाती। लेकिन लोगों ने, ठीक है, लोगों ने जो निर्णय किया, मुझे निर्णय से कभी दिक्कत नहीं है, निर्णय तो उनका ही होता है, लेकिन वो निर्णय उनके पक्ष में नहीं गया। ऐसे व्यक्ति को चुन लेते, मेरे बदले ही चुन लेते, ऐसे व्यक्ति को चुन लेते जो वही काम को और अच्छी तरीके से कर रहा होता तो अच्छा होता, लेकिन वो हुआ नहीं। आज आप देखिए ना, चौक पर मैंने किसी चीज़ के लिए 2 मिनट गाड़ी रोक लेते हैं तो 5 आदमी हर तरफ से आ जाता है, फलना भै गए, चिल्ला भै गए, ये ना कह रहे छे, सीओ ना कह रहे छे, पुलिस वाला ना कह रहे छे, वो फलना जमीन के भै गए। मैंने हर आदमी के जुबान पर शिकायत। और बच्चों की वही स्थिति, बच्चे गांव में उसी तरह नंगे पांव दौड़ रहा है, बिना कपड़े दौड़ रहा है, खिचड़ी खा के मस्त हैं, कहाँ पढ़ाई गया कहाँ गया। आपको एक आंकड़ा देता हूँ, और ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। 35 वर्षों से मंडल कमीशन से उत्पन्न हुए सामाजिक न्याय को लड़ने वाले लोग के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। लालू जी चलाए, राबड़ी जी चलाए, नीतीश जी चला रहा है। उसमें बीजेपी भी शामिल हुई, सब लोग शामिल हुए। बिहार में अति पिछड़ा, मुसलमान और दलित, जिनकी टोटल संख्या 60% से ऊपर हो जाती है, 65% हो जाती है, इन वर्ग में 12वीं कक्षा पास करने वालों की संख्या आपको मालूम है मनीष जी क्या है? आप हैरान हो जाएंगे, 5%। 5% लोग 12वीं पास करते हैं। और अगर सारे समुदाय को मिला लीजिए, उसमें अगरी पिछड़ी सब आ गया, तो 15%। और कुछ हमारे महानुभाव नेता बोलते हैं, जैसे आरजेडी के श्री तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम यहाँ पे
दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज खुलवा लेंगे। खुलवा लीजिए, बहुत स्वागत है आपका, अच्छी बात है। कॉलेज में क्या पढ़ने जाएगा? 12वीं पास नहीं किया है आपका बच्चा, तो कॉलेज के चला जाएगा? तब तो फिर बाहर से आएगा लोग पढ़ने के लिए। आपके बच्चे तो नहीं हैं आपके पास, कहाँ से पढ़ाइएगा आप उनको? तो आपको जो शिक्षा पे ध्यान देना है, जो प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान देना है, जो सेकेंडरी मिडिल स्कूल सेकेंडरी स्कूल पे ध्यान देना है, वो नहीं। तो आप हर पंचायत में खुलवा दिए हैं स्कूल, बिल्डिंग खड़ा है, टीचर गायब है। टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, दोनों है तो बच्चे नहीं, पढ़ाई नहीं है। तो इस सब चीज़ को हम लोगों को देखना है। और ऐसी ही चीज़ों को लेकर अब जब अनपढ़ है तो या तो बाहर जाएंगे तो मजदूरी ही करेंगे, तो मजदूर के पलायन हो रहा है। और यहाँ अगर रोजगार ढूंढेंगे तो ना उनके पास पूंजी है ना हुनर है, तो पलायन तो होना ही है। तो हम लोग जो कहना है पलायन रोक देंगे, तो कोई ट्रेन को थोड़ी रोक देंगे कि कोई नहीं जाएगा बाहर, ये सड़क को थोड़ी रोक देंगे। भाई पूंजी का इंतजाम करेंगे, साथ में शिक्षा का भी इंतजाम करेंगे। शिक्षा को फलीभूत होने में समय लगता है, 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष में वो बच्चे पढ़ के निकलेंगे। 35 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। 35 वर्ष में अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती तो आज 3 पीढ़ी मेरी निकल जाती और कॉलेज में पहुंच जाती, या कॉलेज से भी निकल गई होती। इतने यहाँ शिक्षित लोग होते। शिक्षित राज्य को आप विकसित राज्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, संभव ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं सब खड़ा होता। तो इन चीज़ों को लेकर जनसुराज लगी हुई है। लोगों के सामने भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है मनीष, मैंने तो कहा है कि अगर जनता की सरकार बनी, जनसुराज की सरकार बनी, तो 25वें घंटे, जिस दिन सरकार बनेगी उसके 25वें घंटे अगर कोई किसी से पैसे मांग रहा होगा तो मेरा गला आके उतार लेना। उतार ही नहीं सकता, वो कभी मांग ही नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता? गंगा सबसे बड़ी नदी है, गंगा निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से। गंगोत्री से गौमुखी से। गौमुखी कितनी बड़ी जगह है? इतनी बड़ी जगह है। गौमुखी को बंद कर दो, गंगा का मुख्य स्रोत जो है, जो सबसे पवित्र स्रोत माना है, बंद हो जाएगा। तो बिहार में करप्शन कहाँ चल रहा है? एक अन्य मार्ग से चल रहा है, जहाँ नीतीश जी बैठे हैं और बेशर्म की तरह कहते हैं कि नीतीश जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। भाई ऐसी ईमानदारी को हम क्या करें? हम उनके तकिया के नीचे थोड़ी देख रहे हैं कि उन्होंने कितने पैसे ले लिए। उनकी व्यवस्था में जो चल रहा है भ्रष्टाचार, कि हर चीज लूट पर है। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के अफसर, वो अब उन पे ईडी की रेड होने लगी है। अब आप सोचो, कोई ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदे हुए है, कोई कनाडा में ज़मीन खरीदे हुए है, कोई कहीं कुछ करा हुआ है, पैसे रखने की इनके पास जगह नहीं है, और चल रहा है वो व्यवस्था। तो जनसुराज कह रही है कि भैया बहुत हो गया इन नेताओं के साथ, हम ये चीज़ें करना चाहते हैं आपके सहयोग से, और ऐसे करना चाहते हैं आपके सहयोग से, क्या अपनी सरकार बनाइएगा। इसलिए आपने देखा है हम लोग कभी किसी पे प्रहार नहीं कर रहे। और ख़ास करके मुझे आपने नहीं देखा होगा कभी मैं आरजेडी की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, जेडी की बात करूं, क्यों करूं? मुझे उनसे बात ही नहीं करी, मुझे कुछ लेना ही देना उनसे नहीं है। मैं तो अपनी जनता से बात कर रहा हूँ कि भैया आपके सहयोग से, आपके लिए, आपकी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है, बनवा लीजिएगा, सबका भला हो जाएगा। नहीं बनवाइएगा, आप फिर मालिक हैं, जो आप कीजिएगा वो सर्वोपरि है। तो हम लोग इस तरह से चल रहा है। अब हम लोग सर से कुछ क्षेत्रीय और बिहार के मसले पर बात करते हैं। सबसे पहले सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब है। जिस तरह से पटना में व्यापारी और कई जगह नरसंहार, और जैसे आप पूर्णिया एंटर करेंगे एक अंधविश्वास में नरसंहार हुआ, इस परिस्थिति को देखते हुए आप क्या मानते हैं? लालू जी के समय को लोग जंगल राज कहते हैं। हाँ, जंगल राज था, कोई शक नहीं इसमें। मैं तो खुद देखा हूँ कि 2004 के पहले क्या स्थिति थी। पुलिस कौन सी थी? बिहार पुलिस। नीतीश जी बने 2005 में, कानून व्यवस्था मैंने कहा सुधरी। कौन सी पुलिस थी? वही बिहार पुलिस। आज कानून व्यवस्था की हम फिर बात कर रहे हैं कि ये महाजंगल राज में हम पहुंच गए हैं। पुलिस कौन सी? वही बिहार पुलिस। तो निष्क्रिय पुलिस लालू जी के समय वाली, नीतीश जी के पहले कार्यकाल में या कुछ दिनों तक वो सक्रिय पुलिस हो गई, और वही पुलिस फिर से निष्क्रिय पुलिस हो गई। तो दोष किसका? पुलिस का
या नेतृत्व का। भ्रष्टाचार चरम पे था या काफी था, लालू जी के समय में, नीतीश जी के समय में कम होने लगा, फिर नीतीश जी के समय में बढ़ने लगा। अफसर तो वही, मानसिकता वही, तो दोष किसका? नेतृत्व का। तो इसलिए ये कानून व्यवस्था वगैरह, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये सब नियत और नीति जो सरकार के नेतृत्व की होगी उस अनुसार चलेगा। किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, अगर नेतृत्व की नियत ये होगी कि मेरे राज्य में, अच्छा ये कहा जाता है ना, ये तो बहुत सभी लोग हम लोग कहते हैं कि अगर दरोगा चाह लेगा तो उसके क्षेत्र में कोई क्राइम नहीं हो सकता, चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, दरोगा भगवान बन जाता है? नहीं, उसकी नियत ये हो जाए कि मेरे इलाके में कोई अप्रिय चीज नहीं होगी, नहीं होगी। उसी तरह राज्य का मुखिया है कि मेरे राज्य में ये नहीं होगा, होगा तो कठोर कार्रवाई होगी। मैंने जो आपसे कहा कि 25वें घंटे भ्रष्टाचार का नाम लोग भूल जाएंगे, क्यों कहा? क्योंकि नियत वैसी होगी कि लेके दिखाओ, और जनता के पास, आपके पास, किसी के पास वो सुविधा होगी कि एक नंबर दबा दो, अफसर का नाम बता दो, 5 बार उस अफसर का अगर एक अवधि में उसकी कंप्लेन आ गई जनता से, पहले वो सस्पेंड होगा, उस पर इंक्वायरी शुरू होगी, और सही पाया गया तो निष्कासित भी होगा और जेल भी जाएगा। लो पैसा देखते हैं सीओ साहब, लेके दिखाओ। लो इंस्पेक्टर साहब पैसा, 25वें घंटे लो, चैलेंज है तुम्हें, तुम लेके दिखाओ। कोई चीज ऐसी बड़ी नहीं है, करने के लिए आइए, तुरंत कर सकते हैं। मैं 24-25 घंटे कह रहा हूं भैया, वो 50 घंटे हो जाएगा, लेकिन वो महीनों में और सालों में नहीं जाएगा। इसको रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है। जब लोग बोलता है तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति आ जाती है अपने इसको बतलाने में कि कितनी जल्दी हो सकता है, तो मैं 24 घंटे 25 घंटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो 25 घंटे नहीं होगा तो कोई ये कल को ना पूछ ले कि आपने 25 कहा था और 28 घंटे हो गए, तो लेकिन नियत होगी तो ये तुरंत बंद हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और सर से अन्य सवाल करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर आप लोगों ने जो खुलासे किए हैं उस पर भाजपा के प्रवक्ता भी आए और उन्होंने साफ आप पर आरोप लगाया कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। हालांकि हमारी बात रंजीत रंजन जी से हुई थी, उन्होंने कहा कि आप भाजपा के एजेंट हैं। तो भाई आप एजेंट किसके हैं, ये इनफैक्ट क्लियर कर दीजिए। भाई हम एजेंट तो हैं, लेकिन ये रहस्य क्यों है लोगों के बीच कि हम किसके एजेंट हैं? हम बिहार के जनता की एजेंट हैं। हमने एजेंसी ली है बिहार के जनता के हित में, उनके हित के लिए हमने एजेंसी खोली है। किसी को परेशानी है तो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई शर्म भी नहीं है। अब आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन को बड़े ठीक से रखा है। आपने कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यही बात ज़्यादातर लोग नहीं समझते। वो आगे कहते हैं फलाने जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने फलाने जी का नाम नहीं लिया। हम भी फलाने जी की बात बाद में करते हैं और उसका संदर्भ दूसरा है। हम पहले बात कर रहे हैं बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। तो जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा का नारा दिए थकती नहीं है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर अगर एक पूरे मेडिकल कॉलेज को हड़प लेने का और उससे जुड़े हुए अनेकों कुकर्म दुष्कर्म करने के आरोप हों, तो क्या वैसे व्यक्ति को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहिए? पहली बात, ये बात खत्म। हमारी राजनीतिक प्रश्न यहाँ तक थी। अब आइए व्यक्ति पे। तो हमारे पास अगर पीड़ित लोग आएंगे, आपके खिलाफ ही आएंगे कि हमें मनीष जी ने बड़ा दुख दिया हुआ है, तो हम पीड़ितों की सुने ना सुने? तो अगर पीड़ितों की सुनेंगे तो मनीष जी आप पे तो हमसे जो बन पड़ेगा उनको न्याय दिलवाने के लिए, चाहे वो आपके कितने विरोध में जाए, हम तो करेंगे। तो जब वो सिख समुदाय के लोग आए हमारे पास, और क्यों आए? जनसुराज को सुनते सुनते उनको लगा कि शायद ये लोग हमें हमारे लिए कुछ कर दें। वो आए, हमने तत्परता से कहा कि बिल्कुल आपकी हम बात को उठाएंगे। तो सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने, जिन्होंने सिखों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए
वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, आज उनके मुख्य परिवार के लोग रहस्यमय तरीके से सब गायब हो गए। कोई कह रहा है कोर्ट से हो गया, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से हो गया। अरे भाई, ये सब जानते हैं कि अगर एक कमजोर पक्ष अपनी दलील ही ना रख पाए ठीक से, तो उच्चतम न्यायालय में भी हार ही जाता है। अगर उच्चतम न्यायालय में आप और हम लड़ने गए, आप कितने भी मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप वैसा वकील ही ना कर पाइए, वैसा दलील ही ना दे पाइए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट तो उसी चीज पे फैसला देगी जो उसके समक्ष रखोगे। तो अगर वहां से मुझे अगर कोई मेरे पक्ष का निर्णय मिल भी जाता है, तो मैं क्या गंगा नहा चुका? बिल्कुल नहीं। फिर जब आपके पास वो, आप उतने सक्षम हो जाओगे या आपके पास वो चीजें आ जाएंगी कि आप फिर से उस दरवाजे पे जा सकते हो, फिर जाया जाएगा, हम जाएंगे। हम तो न्यायिक इसमें उनको पूरी मदद करेंगे, उन सिख परिवार की, मलेश्वर सिंह जी के परिवार की। लोगों ने देखा, उनकी बेटियां आई, उनके और परिवार के सदस्य आए कहने के लिए कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। तो अगर दिलीप जायसवाल जी ने, अब देखिए नाम आ गया, दिलीप जायसवाल जी ने किया है तो वो भोगेंगे। और अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत चीजें हैं ऐसी जो हम बताएंगे और समय पर बताएंगे। लेकिन मुख्य प्रश्न फिर भी वही रहेगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को क्या इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? चाल चरित्र चेहरा वाले अडवाणी जी पार्टी विद डिफरेंस कहते नहीं थकते थे, तो ये पार्टी विद डिफरेंस है, यही है अन्य पार्टियों से अलग? मुझे तो नहीं लगता। और गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ये चाल चरित्र चेहरा के नाम पे बेचारे जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको आज कैसा लगता होगा? उन्हीं कार्यकर्ता को ये भ्रष्टाचार से क्या लगता होगा जब उनके गांव वाले कहते होंगे कि यार तुम्हारे कहने पे हम वोट देते हैं, तुम मेरा एक काम करा दो ब्लॉक में, मेरा प्रखंड में एक काम करा दो, पैसा मांगता है सीओ। जब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता होगा तो क्या करता होगा? बिना पैसे के होता होगा? बिल्कुल नहीं होता होगा। मंत्री का होता नहीं है, उसका कहां से होगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। आ रहे हैं 18 तारीख को, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करेंगे जिस व्यक्ति पे हत्या के आरोप लगे हों, जिस व्यक्ति पे मेडिकल कॉलेज छीनने का आरोप लगा हो, जिस व्यक्ति पे पता नहीं क्या क्या आरोप अभी लगने वाले हैं, उस व्यक्ति के साथ उनको मन साझा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन वो उनकी इच्छा है, वो उनका आंतरिक मामला है, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, इस वक्त पूरे बिहार में और ख़ासकर सीमांचल में वोट एसआईआर का प्रकरण चल रहा है, और एक पत्रकार अचानक आए थे बिहार और बारसोई में एक रिपोर्ट बनाते हैं, बेगूसराय में एक रिपोर्ट बनाते हैं, और लगातार उस पर एफआईआर हो रहा है। इस परिस्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसको लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार के रूप में देखता हूँ, और ख़ास करके वो संस्था कर रही है जिस संस्था को जन्म से ही उसके आधार में लिखा हुआ है कि आप पारदर्शिता से काम करेंगे। वो है चुनाव आयोग। वो कोई सीबीआई नहीं है, वो कोई ईडी नहीं है जहाँ कुछ गोपनीय चीज़ भी रहती है। चुनाव आयोग को तो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। तो एक पत्रकार, और बहुत जाने माने सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम जी आए और उन पर एफआईआर हो जाए, ये इलेक्शन कमीशन को क्या बताएं, उनको शर्म आनी चाहिए। और बिहार के जिन अफसरों ने, इलेक्शन कमीशन का तो नाम है, लेकिन बिहार के जिन अफसरों ने इस एफआईआर को लिखवाने में सहयोग किया है, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, दबाव में आकर आप कर क्या रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमारा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, एक यूट्यूबर हैं, हमने आपसे पूछा था लेकिन ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मनीष कश्यप, आखिर जनसुराज को उसमें क्या दिख गया जो कि वो भाजपा छोड़े और जनसुराज में वो ज्वाइन कर लिए, और उदय सिंह जी ने क्या सोच करके उनको रखा अपनी पार्टी में? इस प्रश्न का मैंने बहुत तरह से उत्तर दिया है, लेकिन अब मैं, चलिए, सबसे कठोर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मनीष कश्यप और उनके साथ जुड़े हुए यूट्यूबर एक विचारधारा की बातों को आगे बढ़ाकर हमारे समाज में उन्माद की स्थिति पैदा कर रहे थे। वो ऐसे महापुरुषों के बारे में चीज़ें बोल रहे थे या उनसे बुलवाया जा रहा था
जिससे साधारण नागरिक को अच्छा नहीं लगता था। उनसे एक समुदाय के बारे में ऐसी चीज़ उनको बोलने के लिए मजबूर किया जाता था जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये सारे लोग अगर आज अपने उस रास्ते को छोड़कर एक सही रास्ते पर आने के लिए तैयार हो गए और दुख भी प्रकट किया कि उन्होंने पहले क्या किया है, और बहुत सारे ऐसे अपने ट्वीट को या अपने यूट्यूब्स को या अपने जो भी चीज़, जिस भी प्रचार का जो भी माध्यम उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको डिलीट किया और कहा कि हम गांधी जी, अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर, जो जन सुराज का रास्ता है, उस रास्ते पर चलेंगे और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। तो हमने समाज के लिए अच्छा काम किया या बुरा काम किया, आप खुद इसको तय कर लीजिए। मेरे समझ से तो अगर सैकड़ों यूट्यूबर जो ऐसी बात करते थे जो समाज के लिए पक्ष में नहीं था, वो आज समाज के पक्ष में बात करने लगे, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? और दूसरी बात, व्यक्तिगत इस पर, भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर अच्छे के लिए करवट लेना चाहता है तो हम सबका काम बनता है ना कि उसको पकड़ लो हाथ उसका। डाकू भी संत बने ही हैं ना हमारे इतिहास में। तो अगर मनीष कश्यप जी और उनके लोग भी चाहते हैं कि वो अच्छे काम में सहयोग करें जिसमें सबका भला हो, सर्वहित हो, तो हम उसमें उनका सहयोग क्यों ना करें, उन्हें प्रोत्साहित क्यों ना करें। और जैसा मैंने भी कहा है, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि अगर कभी ऐसा हमने देखा कि वो पार्टी के विचारों के विरोध में चल रहा है तो उसमें पार्टी कार्रवाई करेगी जो करनी है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको एक कंट्रोवर्सी बनाना चाहिए। अब हम आते हैं सीमांचल, और सीमांचल पर बात करते हैं। आप सीमांचल के दौरे पर हैं, सीमांचल आपका घर है। आप अक्सर कहते आए हैं कि जब मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा था तो हमें सबसे पहले मुसलमान भाइयों ने कहा था कि हमें आपसे मतलब है, हमें आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा से मतलब नहीं है। आज भी कहते हैं, वो आज भी कहते हैं। फ़ोन, यूट्यूब या टीवी खोलिएगा तो बताया जाता है कि असद उद्दीन ओवैसी का गढ़ हो गया है सीमांचल। इस पर क्या कहना है? ये तो सच है और मुझे लगता है कि मेरी भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रही होगी कि ओवैसी साहब को यहाँ मैंने जगह दिया है, क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहने के कार्यकाल में, और ये मुसलमान भाई हमें खुद कहते हैं, पूरे सीमांचल के मुसलमान अपने आप को महसूस कर रहे थे। उनको कहीं से कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ के किसी भी बीजेपी के नेता का इस पूरे इलाके में कोई भी विवादास्पद आप बयान नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं कोई उनको डंडे लेके मारता था, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ एक वरिष्ठ नेता के रूप में था भारतीय जनता पार्टी में, लोग मेरी सलाह मानते थे, लोग मेरी बात मानते थे, और मेरा यही सलाह रहता था कि किसी के लिए ऐसी बात मत करो जो उसको चुभे। अपना काम करो, जो अपनी संवैधानिक दायित्व तुमको मिला है उसका निर्वहन करो, और कोई ऐसी चीज़ ना करो जिससे समाज में गड़बड़ी हो। मैं उसको आज भी मानता हूँ, और मुझे लगता है मुसलमान भाई आज भी मेरी उतनी ही मेरे साथ मोहब्बत करते हैं और मेरी कदर करते हैं जितना उस समय किया करते थे। सर, बिहार के सीमांचल में आप और प्रशांत किशोर हर जगह नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली किशनगंज गए, फिर कटिहार गए। जो भीड़ देखी, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर मैंने देखी तो वो भीड़ देखी मैंने प्राणपुर में। लोगों का एक आक्रोश है, लेकिन चूंकि चुनाव ऐसा होता है कि वहाँ हिंदू और मुसलमान हो जाता है, और जब हिंदू मुसलमान हो जाता है लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। या तो आप कांग्रेस को चुनिए या तो आप बीजेपी को चुनिए। मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ। लेकिन एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आता है धमधा, जहाँ आपकी रैली हुई और आपने शुद्ध देहाती में समझाया लोगों को। उसके बाद जेडीयू का एक बयान आता है और वो बयान बताया जाता है कि भीड़ काफ़ी कम थी। इस पर क्या कहना? अब वो तो देखने वाले के ऊपर है। इस बारिश के दिन में जब सुबह 10 बजे तक ऐसा लग रहा था कि एक कदम आदमी बाहर नहीं रख सकता है, जब वो पूरा मैदान कादो कादो हुआ था, बल्कि तस्वीर भी आप देखेंगे कि प्रशांत जी नंगे पांव उस कादों में घूम रहे हैं,
वहाँ इतनी भीड़ कि धमदाह में चलने की जगह ना हो, उसको लोग कहें कि वो कम भीड़ थी, तो ये बहुत बड़े ज्ञानी होंगे या बहुत बड़े मूर्ख होंगे। हाँ, उसे जेडीयू चाणक्य की उपाधि देती है, किनको? जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है। तो ये नए ज़माने के चाणक्य होंगे, पुराने ज़माने के चाणक्य तो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जान सकता हूँ कौन है ये? उनका नाम बब्बू जी है। अच्छा, बब्बू झा जी, यार छोड़िए, वो कब के चाणक्य वानक हो गए। चलिए, वो किसी एक नेत्री के साथ रहते हैं, अपना चलते हैं। मुझे हैरानी होती है कभी कभी मनीष, क्या बताएं, ऐसे लोग जो रात के अंधेरे में जनसुराजी बन जाते हैं, दिन के उजाले में वो कुछ और बोलने लगते हैं। चलता है, ये राजनीति है, इसमें बहुत कुछ देखा है मैंने, ये होता रहता है। लेकिन अगर भीड़ की संख्या की कोई बात करे, और वो भी उस रैली में जिसमें मैं मौजूद हूँ, तो उन जेडीयू के चाणक्य को बता दूं कि उन्हीं के नेता के खिलाफ एक इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा किया था कि आज तक पूरे सीमांचल में या पूरे बिहार में उतनी बड़ी भीड़ एक सांसद के कहने पे इकट्ठी नहीं हुई थी। तो इस गलत फहमी में या इस खुशफहमी में ना रहें कि हम भीड़ इकट्ठी करने। अच्छा, उनको बयान देने की मेरे इस ये नहीं समझ आया कि उन्होंने बयान क्यों दिया। हम तो किसी नेता के बारे में बात ही नहीं कर रहे अपने रैलियों में। और आप क्योंकि सुन रहे थे मुझे कि मैं देहाती में बोल रहा था या अपने भाषा में बोल रहा था, क्योंकि लोगों की मांग थी कि अपना भाषा में बोला। आपने सुना नहीं कि कहीं किसी का नाम लिया? न मैंने लिया और न प्रशांत जी लेते। भाई, हम तो एक व्यवस्था पे बात करते हैं, और हम तो अगर किसी को कुछ कहते हैं, मैंने भी जो दोष मढ़ा तो अपने लोगों पे मढ़ा कि आपने अपनी हालत ऐसी क्या कर ली। हमने कब कहा कि आपको किसी नेता या नेत्री ने आपकी ये हालत कर दी? कहा मैंने? या हमें जरूरत ही नहीं, हम किसी से लड़ ही नहीं रहे, हमारे सामने कोई है ही नहीं, वो कहां से बीच में आ रहे हैं। और प्रशांत जी को कभी सुना आपने ये कहते हुए कि मैं उससे लड़ रहा हूं, मैं उससे लड़? किस लिए लड़ रहा हूं? हाँ, कोई पत्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप वोट कटवाए, तो कहते हैं हाँ मैं वोट कटवाऊं, दोनों तरफ का वोट काटूंगा, वोट काट के दोनों को साफ कर दूंगा। तो हम लोग तो बस जनता से संवाद कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और संख्या वंख्या की बात हुई और इस तरह की कभी बयान आ गई, तो मैं थोड़ा सा उल्टे खोपड़ी का आदमी हूँ, कभी कभी बिल्कुल सीधे रास्ते चलते चलते मैं ज़रा घूम भी जाता हूँ। तो घूम गया तो फिर संख्या क्या होती है या सभाएं क्या होती है फिर वो बता देंगे। लेकिन हम लोग उस लाइन पे हैं ही नहीं, जनसुराज वो काम कर ही नहीं रही है। ये बिहार बदलाव सभा के अंतर्गत हम लोग लोगों से जाकर कह रहे हैं कि आपने अभी तक ये किया है और ये आप करेंगे तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन अगर ये आप करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा। कहाँ है इसमें नेता नेत्री? कौन है ये नेता नेत्री? और किसकी बात करें? मैंने किसी का कोई स्टैंडर्ड हो बोलने के लिए। अगर बॉक्सिंग मैच भी होता है तो आपने देखा होगा कि एक वजन के साथ के लोगों को लड़ाया जाता है, बैंटम वेट, हैवी वेट, मिडिल वेट, मीडियम वेट, लाइट वेट। कौन सा यहां नेता है जिसके बारे में बात करूं? आप ही बता दो। कोई नेता है जिसका वो चरित्र है कि उसके बारे में बात किया जाए? तो अपने चरित्र को गिरा लूं, उनके स्तर पे ले जाऊं, उनकी भाषा बोलने लगूं, वो भी आता है बोलना, लेकिन वो भाषा क्यों जरूरी है? मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे इसलिए ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए कि हमारे सभाओं पे बयान न दें, क्योंकि हम उस पर आ गए तो फिर उनके लिए परेशानी होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे तो कर ले। वो तिथि बता दे, उनको संख्या यहाँ कम लगी थी, वो तिथि बता दे, 2 दिन के आगे की, 5 दिन के आगे की, बशर्ते बारिश ना हो, क्योंकि इंद्र भगवान पे ना उनका ना मेरा किसी का कंट्रोल तो है नहीं। तो जिस दिन कहें उस दिन संख्या दिखाते हैं। संख्या क्या होता है? पूरा धमधा ना आ गया वहाँ तो मुझे कहिएगा। एक गांव, एक जाति, एक बस्ती, एक टोला नहीं बचेगा जो वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। बता दे, तिथि बता दे और बाधा ना डालें। देखिए, आपने कह दिया तो मैं बता रहा हूँ, जानबूझकर मीरगंज में यहाँ वहाँ बाधाएं, ये ट्रैफिक जाम कर दो, वो ट्रैफिक जाम कर दो, ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ये छुटपन की हरकत है, ये बेवकूफ़ी की हरकत। असल में अपने कार्यों पे और अपने कर्मों पे
भय लग रहा होगा कि यार इम्तिहान का वक्त आ गया, कहीं फेल ना कर जाए। फेल तो करोगे ही, उधर निश्चित है फेल करोगे, लेकिन हमारा उद्देश्य तुम्हें फेल कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों को पास कराना है। उसमें रास्ते में तुम फेल हो जाओ, गिर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हारे पे, हम किसी पे पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पहले दिन का बयान और आज का बयान में कोई अंतर नहीं है। हम किसी से नहीं लड़ रहे, हम बिहार की जनता के साथ उनके लिए लड़ रहे हैं। बिहार की जनता को जिताएंगे। रास्ते में कौन गिर जाता है, धाराशायी हो जाता है, मैं कह रहा हूँ। जन सुराज का सीमांचल विजन क्या होगा? देखिए, सीमांचल और बाकी के बिहार में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम लोग सीमांचल में रहते हैं, इसलिए लगता है कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं। आप जिस मर्जी इलाके में बिहार में चले जाइए, मोटे तौर पे समस्याएं वही हैं। सीमांचल की संवेदना इसलिए बढ़ जाती है कि ये एक सीमावर्ती क्षेत्र हो जाता है। नेपाल है, बांग्लादेश है, बंगाल है, और इसलिए तरह तरह की यहाँ घटनाएं घट सकती हैं, घटती रहती हैं, घटने की आशंका रहती है। इसलिए यहाँ और ज़्यादा मेहनत करने की, सबको यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। नहीं तो विकास के मामले में, उन्नति के मामले में, पलायन के मामले में, शिक्षा के मामले में, वगैरह 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 जो भी चीज़ें हैं, सीमांचल हो या बाकी का बिहार हो, बराबर है। एक चीज़ मेरे दिमाग में ज़रूर है कि यहाँ एक हाईकोर्ट का अगर बेंच हो जाता, जो बहुत दिनों का मांग है, बिल्कुल, मैं वही आने वाला था। तो हम लोग उसको, मैंने कहा है अपने कमिटीज़ में, अपनी जो पार्टी की कमेटी है, मैंने कहा है कि भाई इसको ज़रा देखिए कानूनी ढंग से कि यहाँ क्या, अगर हमारी सरकार बनती है, जनता की सरकार बनती है, तो क्या सरकार के बस में है कि यहाँ एक हाईकोर्ट की बेंच को बिठाया जा सके। अगर वो हो सकेगा तो ज़रूर बिठाएंगे। तो जब हाईकोर्ट का बेंच बैठ जाएगा तो बहुत दिनों का फिर ये भी मांग है कि क्या नाम है, इसको कैपिटल बनाया जाए, तो उप राजधानी का भी दर्जा मांगा गया है, तो उसको दिखवा लिया जाएगा। उप राजधानी की कोई औचित्य तो है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और हम लोग करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने प्रमंडलों को और सशक्त करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रमंडल, अब हर चीज़ पटना भेज देते हैं, तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है ताकि जल्दी से काम हो सके और जल्दी से निर्णय लिए जा सकें। ये ना हो कि छोटी सी भी चीज़ हो तो पटना गया हुआ है फाइल, अब यहाँ से लोग दौड़ के पटना जा रहा है उस फाइल के पीछे। तो ऐसी बहुत सारी प्रशासनिक और व्यवस्था की चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों का ध्यान है, वो करेंगे समय आने पे। जी, देखिए मैं तो लोभी किस्म का हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा पूछ ही लूँ। लोभी हो? वो पूछना ये है कि तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल में वो कह रहे हैं कि अगर जो उनके खिलाफ एजेंडा सेट करेगा, उनके अखबारें वो गांव-गांव में नहीं बिकने देंगे और वो समय आने पर इलाज करेंगे। क्या इस तरह के शब्दों के प्रयोग सही हैं? मैं समझता हूँ कि जनसुराज का इससे बड़ा प्रचार तो जनसुराज खुद भी नहीं कर सकती। जिस चीज़ के खिलाफ हम हैं, जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समाज में समरसता कायम करके आगे बढ़ना चाहिए, वैसे में जिम्मेदार नेता, या जिनको हम जिम्मेदार कहना चाहते हैं, वैसे नेता ऐसे बयान दे तो शोभनीय नहीं है। और मान लीजिए कि वो ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, इससे आपसी भाईचारा खराब होगा, इससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं भावी मुख्यमंत्री भी हूँ, वो अपने राज्य में ही चाहे कि और कानून व्यवस्था बिगड़े, सामाजिक समरसता बिगड़े, ये तो मतलब निरर्थक बात होगी ना। तो इसलिए इस बात पे मैं कोई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों को विवाकी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें।
अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।